बढ़ाना है। आप सभी लोग अब तक समझ चुके हैं कि प्लेटो ने अनुकरण के आधार पर ही काव्य की जरूरत को नकारा था एक आदर्श राज्य के लिए, और अरस्तु ने इसी आधार पर काव्य को पुनः समाज में प्रतिष्ठा दिलाई। अरस्तु का जो काव्य विवेचन है उसमें अनुकरण का महत्व उसने कई आधारों पर बताया है। पहले तो उसने ये बताया कि जैसा मेरे गुरु प्लेटो ने बताया था कि कवि प्रकृति का अनुकरण करता है, और प्रकृति का अनुकरण करने में हूबहू अनुकरण नहीं कर पाता है, ये सच बात है। लेकिन अरस्तु ने इसके साथ साथ यह भी बताया कि अनुकरण का अर्थ केवल यथार्थ का यथावत चित्र है, एक सादृश्य विधान है, या मूल का पुनरुत्थान या पुनः प्रस्तुतिकरण है। विषय प्रकृति है, जीवन जगत है, जैसा कि प्लेटो ने कहा, लेकिन इस प्रकृति के चित्रण के लिए कवि मूल के अंदर पुनः प्रस्तुति के लिए अपनी भावनाओं, संवेदनाओं, अनुभूतियों और अपने आदर्शों के हिसाब से कुछ फेरबदल करता है, वो हूबहू नकल नहीं होता है। इसी फेर बदल करने को रचना कर्म माना अरस्तु ने, और कहा कि ये फेरबदल या ये चित्रण काव्य में अरस्तु ने कहा कि फेरबदल या चित्रण, प्रकृति का चित्रण तीन तरह से करता है कोई रचनाकार। जैसी वे हैं या जैसी वे थी, यानी कि प्रतीयमान, जैसी प्रतिभासित होती है, जैसी दिखाई देती हैं, जैसी प्रतीत होती हैं, तरीका बताया। दूसरा, जैसी वे कही या समझी जाती हैं अनुमानतः, यानी कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, चीफ की दावत में बेटा क्या सोच रहा है और माँ क्या सोच रही है मन में, इसका अनुमान करके जैसी वे समझी जा सकती हैं, जैसी वे अनुमानित की जा सकती हैं, इसको उसने संभाव्य कहा। और तीसरा ये कि जो आदर्श रूप होना चाहिए संबंधों का, समाज का, प्रकृति का, जीवन जगत में जो भी दृश्य या घटनाएं या विषय रचनाकार उठाता है, उसके माध्यम से वो समाज के आदर्श रूप को चित्रित करे, तो ये आदर्श रूप हो गया। तो एक ही वस्तु को तीन तरह से रचनाकार वर्णित कर सकता है, जैसी वो वास्तव में है बिल्कुल वैसी, ठीक वैसी या थी। दूसरा, जैसी अनुमानित की जाती है, यानी कि कोई व्यक्ति जो क्रियाकलाप कर रहा है अपने सामान्य जीवन में, वो किन कारणों से कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मनोभाव क्या है, इसका अनुमान कर सकता है केवल रचनाकार। और वो उस अनुमान के आधार पर संभावित या संभाव्य विषय की रचना कर देता है अपनी कविता में। जैसे कि आपको बताया, मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा काव्य जो लिखा, उसमें ये एक तथ्य था कि महात्मा बुद्ध यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए। लेकिन आ, क्या सोचा होगा यशोधरा ने उनके जाने के बाद, उसकी क्या पीड़ा होगी, इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने की, तो ये संभाव्य है। और क्या होना चाहिए ये यशोधरा के मुंह से कहलवा दिया,
प्रश्न पूछवा दिया उससे, उस समय की जरूरत के हिसाब से, उस समय की स्त्रियों को प्रश्न करना सिखाने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने कैसे प्रश्न पूछा जाए, कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्यों पूछना चाहिए, स्त्री अस्मिता के लिए, अपनी अस्मिता के लिए स्त्रियां प्रश्न पूछ सकती हैं एक अच्छे समाज में, ये मैथिली शरण गुप्त ने अपने कविता में होते हुए दिखा दिया। तो जो है, जिसका अनुमान किया जा सकता है और जैसा होना चाहिए, ये सभी तरीके हो सकते हैं रचनाकार के एक ही विषय को प्रस्तुत करने के। और ये करता कैसे है कोई रचनाकार? ये रचनाकार अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी रुचियों को, अपनी इच्छाओं को, अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को प्रक्षेपित करके विषय पर, और इस कारण जो सत्य होता है उससे थोड़ा सा भिन्न वो रचना में दिखाई देता है। जैसा सत्य होता है उससे भिन्न वो रचना में दिखाई देता है, जिसे प्लेटो ने कह दिया था कि मिथ्यात्व का प्रचार करता है रचनाकार, भ्रमित करता है पाठकों को या श्रोताओं या दर्शकों को। ये तरीका बताकर रचना करने का या सृजन करने का अरस्तु ने एक तो काव्य विषय को थोड़ा सा विस्तृत कर दिया। काव्य विषय केवल प्रकृति का हूबहू चित्रण ही नहीं है, संभावित और आदर्श रूप को चित्रण किया जा सकता है। और दूसरे, उसने जो हूबहू रचना की जाती है या हूबहू वर्णन किया जाता है सत्य को देखकर, उसमें और संभावित और आदर्श रचनाकार अपनी तरफ से कोई फेरबदल करता है, इसके बीच का अंतर भी बता दिया। और ये कहते हुए उसने बताया कि यही भेद, वास्तविक भेद है इतिहासकार और रचनाकार का। कवि और इतिहासकार में भेद होता है। इतिहासकार उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका हो, और कलाकार उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है, जो घटित हो सकता है, जिसकी संभावना है अथवा जैसा होना चाहिए। स्वतंत्रता से पूर्व जितने भी रचनाकार थे हिंदी साहित्य के, छायावाद में, द्विवेदी युग में, आपने सभी रचनाकारों को पढ़ा है। उन्होंने स्वतंत्रता की कल्पना की है, जब स्वतंत्रता देश को मिल जाएगी तब कैसा हमारा देश होगा। इसे मिथ्यात्व का प्रचार नहीं कहा जा सकता है। अरस्तु ने इसी तरह से कवि जो उम्मीद देता है समाज को, जो संभावना दिखाता है, जो आदर्श रूप समाज का प्रस्तुत करता है, उसकी ओर इंगित करते हुए कविता के उद्देश्य में उसको शामिल कर दिया और कहा कि कलाकार का उद्देश्य है कि वो सत्य को दिखाए, लेकिन सत्य में जो अपूर्ण रह गया है, जो कमियां हैं, उनकी ओर भी इंगित करे, और एक संपूर्ण समाज की रचना या संपूर्ण प्रकृति की रचना करके संभावनाओं और आदर्शों को भी अभिव्यक्त करे। और इसके साथ साथ उसने एक उद्देश्य और जोड़ दिया, वो ये था कि इससे जो आह्लाद मिलता है, इसको पढ़कर, इस संभावना को देखकर, या इस आदर्श रूप को, समाज के आदर्श रूप को देखकर जो आह्लाद मिलता है पाठक को, दर्शक को या श्रोता को, वो आह्लाद भी वास्तव में कविता का मूल्य है, कविता कविता की उपयोगिता है। और इसके लिए उन्होंने त्रासदी के त्रासदी का विवेचन करते हुए, त्रासदी की विशेषताएं बताते हुए विरेचन सिद्धांत की स्थापना की। ये आगे करेंगे। तो अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत काव्य विषय क्या है, क्या होगा? काव्य विषय
का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, और ये काव्य विषय को वर्णन करने में किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है रचनाकार, किन किन तरीकों से वो रचना करता है, और ये रचना करने में वह मूल से या सत्य से या यथार्थ से जो दूर हो जाता है, उससे काव्य का या साहित्य का या वर्ण विषय का महत्व बढ़ जाता है, उपयोगिता बढ़ जाती है, और इसके कारण इतिहास और रचना में, साहित्य रचना में भेद हमें दिखाई देता है। इतिहासकार और रचनाकार का कर्म अलग अलग है। काव्य सामान्य की अभिव्यक्ति करता है, जो सबको समझ में आ सकता है, सबके अनुभव का होता है और सबको प्रभावित करता है। इतिहास विशेष बातों की अभिव्यक्ति करता है, यानी कि कोई घटनाएं घटी हैं, आपको वो प्रभावित करें या न करें, वो यथार्थ में हैं, उनका केवल तथ्यात्मक ब्यौरा इतिहास प्रस्तुत करता है। लेकिन रचनाकार ये कोशिश करता है कि यथार्थ की जिस तरह से वो अभिव्यक्ति करे, वो पाठक को प्रभावित करे, पाठक में कोई परिवर्तन लेकर आए, पाठक को आह्लादित करे। इतिहासकार मूर्त और अव्यापक होता है, ऐसा उन्होंने बताया। मूर्त है मतलब जो कुछ है स्पष्ट गोचर दिखाई दे रहा है, उसी का वर्णन करता है, और इसीलिए उसकी व्याप्ति बहुत दूर तक नहीं होती है। अगर अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया, कहाँ कहाँ किस किस लड़ाई के माध्यम से, किस किस तरकीब से उन्होंने हमारे देश को हस्तगत कर लिया, इसके वर्णन में इतिहासकार जोड़ घटाव नहीं कर सकता, उसको वही बताना होगा जो हुआ वास्तव में। इसीलिए वो उसे अपनी रुचि से, अपनी भावना से, अपने आदर्श रूप से, अपनी कल्पना से विस्तार नहीं दे सकता है। लेकिन काव्य का सत्य, काव्य की सच्चाइयां या काव्य के विषय अमूर्त होते हैं, यानी कि उनको, उनकी कोई रूप शक्ल आकार स्पष्ट नहीं होता है। उनको रूप शक्ल आकार देकर कवि रचना में परिणत करता है, लेकिन उनके द्वारा बखान किए गए सत्य या बातें असंख्य मनुष्यों को प्रभावित करती हैं, और अलग अलग तरह से प्रभावित करती हैं। इसीलिए काव्य के सत्य को उन्होंने अमूर्त और व्यापक कहा। बहुत लोगों को, जितने लोग भी पढ़ेंगे उसको, कालिदास की रचना, कालिदास ने जिस देश काल में लिखी, उस समय तो लोगों को प्रभावित करती ही थी, आज भी उतना ही प्रभावित करती है। शेक्सपियर ने अपने नाटक जिस काल में लिखे, वो उस लोगों को प्रभावित करते ही थे, आज भी करते हैं, बल्कि उसको अलग अलग रूपों में अपने अपने ढंग से परिवर्तित करके लोग नई नई रचनाओं के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, जिस तरह से वो उस समय लोगों को प्रभावित करता था, आज भी करता है। इसलिए अरस्तु ने कहा कि इतिहास का सत्य मूर्त और अव्यापक होता है, और काव्य का सत्य अमूर्त और व्यापक, सब पर प्रभाव डालने वाला, और उसके कई अर्थ, अर्थ की कई परतें होती हैं, जिससे हर युग और हर देश में लोग नए नए अर्थ उससे निकाल सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मूर्त जो वर्णन होते हैं, मूर्त घटनाओं के, यथार्थ घटनाओं के जो वर्णन होते हैं, वो वस्तुपरक या तथ्यात्मक होते हैं, जबकि अमूर्त वर्णन जो साहित्य के द्वारा किए जाते हैं, वो कल्पना पर आधारित होते हैं, अनुभूतियों, भावनाओं और विचारों पर आधारित होते हैं। इसलिए
जो भी व्यक्ति रचना करता है, साहित्यकार, एक ही विषय पर उसके विचार अलग हो सकते हैं और किसी अन्य साहित्यकार के विचार अलग। जैसे आपको उदाहरण दूं, तुलसीदास ने राम कथा लिखी और निराला ने भी राम की शक्ति पूजा नाम से एक राम कथा लिखी। दोनों में दृष्टियों में अंतर है, दोनों के विषयों में, दोनों की संवेदनाओं में अंतर है। तो अरस्तु के अनुसार काव्य प्रकृति का, यथार्थ का, सत्य का भाव परक, विचार परक और कल्पना परक अनुकरण है, केवल अनुकरण नहीं है। जो प्लेटो ने कह दिया था कि कविता जो है वो प्रकृति का अनुकरण मात्र है, लेकिन अरस्तु ने कहा कि काव्य जो है वो प्रकृति का, यथार्थ का या सच का भाव परक, विचार परक और कल्पना परक अनुकरण है, केवल अनुकरण नहीं। ये एक तरह से पुनः प्रस्तुतिकरण है घटनाओं का या सच का। अब इसके इसके लिए उदाहरण उन्होंने दिया कि जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखकर हमें भय या दुख होता है, उनको यदि हम त्रासदी में अनुकरण के द्वारा पुनः प्रस्तुत होते हुए देखते हैं, तो वो प्रस्तुति हमारे अंदर भिन्न प्रभाव या अनुभव पैदा करती है। भय और करुणा तो पैदा करती ही है, दुख तो पैदा करती ही है, साथ ही साथ अपने प्रभाव रूप में आनंद को भी पैदा करती है। तो यदि घटनाओं का पूरी तरह से वस्तुपरक अंकन किया जाए या उसका चित्रण किया जाए, तो हमारे लिए वो इतनी आनंद प्रदायी न हो। अब इसको मैं सामान्य उदाहरण देकर भी आपको समझाती हूँ कि अगर आप अपने कॉलेज के सामने कोई दुर्घटना होते हुए देख लें या कहीं और दुर्घटना होते हुए देख लें, कहीं देखी है आपने दुर्घटना होते हुए? कभी देखा यस। है आपने देखा देखा है? तो आपके मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है उसका? आश्चर्य का, भय का, आतंक का, दुख का, करुणा का, ये सब प्रभाव पड़ते हैं नहीं? शोक का, ये सब प्रभाव पड़ते हैं या नहीं? यस मैम। यस मैम। ये सब प्रभाव पड़ते हैं, आप इनसे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब इसी तरह की कोई घटना आप फिल्म में देखते हैं, तब क्या आप उतनी ही इंटेंसिटी से प्रभावित होते हैं? आपके मन में वो शोक, वो दुख, वो करुणा उतनी ही इंटेंसिटी से, उतनी ही तीव्रता से घर करता है? नो मैम। उस देखने के बाद आप अपने साथियों को, मित्रों को बताते हैं कि वो फिल्म देखना, वो बहुत अच्छी थी। ऐसा आप क्यों करते हैं, सोचकर देखिए तो। बस वास्तविक जीवन में जो घटनाएं आपको कष्ट दे रही थी, परेशान कर रही थी, वैसी ही घटनाएं किसी फिल्म में देखने पर आपको आह्लादित करती हैं, आपको खुश करती हैं और आप और लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वो घटना या वो दृश्य देखना, बड़ा मार्मिक दृश्य है वो। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो दृश्य वहां पर महज दृश्य की तरह प्रस्तुत नहीं किए जाते, उनके अपने अलग उद्देश्य होते हैं, निहितार्थ होते हैं। और घटनाओं के प्रत्यंकन से या पुनरुत्पादन से जो समाज की सच्चाइयां हमें नजर आती हैं, या जिन उद्देश्यों से वो सच्चाइयां हमें दिखाई दे रही होती हैं, वो उद्देश्य अगर हमें प्रभावित करते हैं, तो हमें वो घटनाएं थोड़ा बहुत दुखी या क्षुब्ध तो जरूर करती हैं, लेकिन उतना नहीं करती हैं या उतना स्थायी प्रभाव नहीं डालती हैं जितना वास्तविक जीवन की घटनाएं। बल्कि ऐसे दृश्यों को देखकर फिल्म या नाटक में हम प्रभावित होते हैं, हम कोई नई सीख लेते हैं, जीवन जगत के किन्हीं सत्यों को जानते हैं और
कोई दिशा भी प्राप्त करते हैं। अरस्तु का कहना था कि अनुकरण जो है वो सच्चाइयों में, जीवन जगत की सच्चाइयों में साहित्य का अनुकरण व्यापक अर्थ भरने की कोशिश है। कला से या कोई अन्य साहित्य रूप सूचना, इतिहास, धार्मिक, महाचरित से अलग स्वतंत्र रूप का उद्घाटन करना है। इसीलिए वो कला को या साहित्य को दर्शन या नीति शास्त्र के करीब मानते थे। और उन्होंने और उनको ये विश्वास था कि धर्म और नीति शास्त्र की बातें जिस तरह से लोगों को कलुष से मुक्त करके पवित्र करती हैं, ठीक वैसे ही साहित्य भी लोगों को अपने हृदय कलुष से मुक्त करके, उनके मन को साफ करके उन्हें फिर से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार कर सकता है। और यही उसकी उपयोगिता है। धार्मिक कहानियों को, पौराणिक कहानियों को, ऐतिहासिक चरित्रों को हूबहू वर्णित कर देना केवल साहित्य का उद्देश्य नहीं है। साहित्य का उद्देश्य हूबहू वर्णनों से आगे समाज के अंदर या जो बेहतर हो सकता है या जो बेहतर होना चाहिए उसका चित्रण साहित्य करता है। इसलिए अरस्तु की दृष्टि प्लेटो से कहीं आगे बढ़कर काव्य को समाज में स्थापित करती है, प्रतिष्ठित करती है। और जो आरोप प्लेटो ने काव्य पर या साहित्य पर या कला पर लगाए थे कि वो एक अच्छे राज्य के लिए घातक है, विक्षिप्तावस्था तक ले जाती है, उससे भी मुक्ति दिलाई अरस्तु ने। ये बात समझ में आई आप सभी को? यस मैम। जी मैम। यस मैम। समझ में आई? कौन शुरू से क्लास में है? मैं देख रही हूँ बीच बीच में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। शुरू से कौन सुन रहा था? यस मैम। आप सुन रही थी शुरू से? यस मैम। सब समझ में आया बच्चे? कुछ दिक्कत तो नहीं है कहीं पर? नो मैम। ठीक है। तो अब इससे आगे हमें चलना है त्रासदी विवेचन में। अब आप मुझे बताइए कि जो आज पढ़ा है इसको आप अपने मन में गुण के आज भर लिखना चाहते हैं या आगे पढ़ देना चाहते हैं? क्योंकि ये विषय ऐसा है कि अगर आप जल्दी जल्दी करके बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आप भूल जाएंगे पीछे आपने क्या पढ़ा है। तो अब इससे आगे त्रासदी विवेचन, ये अनुकरण सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, जिसमें प्लेटो के द्वारा स्थापित अनुकरण के सिद्धांत की का खंडन किया अरस्तु ने। अनुकरण का एक नवीन अर्थ बताया, व्यापक अर्थ बताया। और अनुकरण की प्रक्रिया किस किस तरह से कोई रचनाकार कर सकता है, ये उसके 3 प्रकार में। और उस क्रम में उन्होंने इतिहास और साहित्य दोनों के बीच का भेद भी विस्तार से स्पष्ट किया। और ये बताते हुए उन्होंने अंत में बताया कि साहित्य या कला समाज के लिए इसीलिए उपयोगी है क्योंकि वो प्रकृति या समाज के यथार्थ चित्रण में कवि की भावनाओं, आदर्शों, मूल्यों, रुचियों को भी जोड़कर एक नया सत्य या नया यथार्थ सृजित करती है, जो समाज को दिशा देने वाला या समाज से कलुष को मिटाने वाला और उसके हृदय को पवित्र कर देने वाला होता है। इसीलिए साहित्य
एक अच्छे समाज के लिए साहित्य या कला निहायत ही जरूरी है। ये मत अरस्तु का अपने गुरु प्लेटो से बिल्कुल भिन्न है। ये बात आप सभी लोग समझ पाए अब? जी मैम। Yes, किसी ma'am. को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो मैम, अभी तक तो नहीं है। तो मेरा ये मत है कि आप आज इतना ही दिमाग में रखिए और इसको किसी समय 5 या 7 मिनट लगाकर फिर से सोचकर एक कागज पर लिख लीजिए जो आज पढ़ा है आपने क्लास में। करेंगे इतना? यस मैम। Yes, और ma'am. टॉपिक होगा उसका अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। उसमें आप अरस्तु से पहले प्लेटो के द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेप, अरस्तु के द्वारा किया गया खंडन, रचना प्रक्रिया, इतिहास और साहित्य में भेद, और उसके साथ साथ साहित्य की एक अच्छे समाज के लिए उपयोगिता, इन सभी विषयों को लिखेंगे। समझ गए आप सभी? सब पॉइंट्स हैं ये इस अनुकरण सिद्धांत के। जी मैम। दोबारा बोलने की जरूरत तो नहीं है? मैम एक बार कर दीजिए। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत ये आपका विषय होगा। उसमें आप प्लेटो के द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेप और उसकी अनुकरण प्रधानता बताते हुए अरस्तु के द्वारा किया गया खंडन, अनुकरण का व्यापक अर्थ, अरस्तु द्वारा बताई गई रचना प्रक्रिया, उसके 3 प्रकार, और उसके माध्यम से इतिहास और कला या साहित्य में भेद, इतिहास कर्म और काव्य कर्म दोनों का अंतर जो बताया अभी, और उसके साथ साथ साहित्य के अंदर जो कुछ मूल्य नए सृजित होते हैं उसके कारण समाज में उसकी उपादेयता जो अरस्तु ने स्थापित की, और उसके कारण अनुकरण सिद्धांत के माध्यम से रची गई रचनाओं को एक अच्छे समाज के लिए उपयोगी उपादेय बताया। ये सभी बातें आप उसके अंदर लिखेंगे जो आज पढ़ा है आपने। ठीक है? जी मैम। Yes, ma'am. यस मैम। और कल मैं अरस्तु वाला वो स्लाइड्स भेज नहीं पाई थी, आज मैं फिर कोशिश करती हूँ, ठीक है, भेजने की। नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट्स ही भेज दूंगी। ठीक है? ओके मैम। Yeah, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है। तो श्वेता, अटेंडेंस का काम हो गया? मैम एक मिनट बस, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हाँ, ले लीजिए। हूँ। जी मैम, आप लेफ्ट कर सकते हैं आप। हाँ ठीक है, धन्यवाद बच्चों, कल मिलेंगे फिर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।